was Prime Minister Modi's Milestone for Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi, Narendra Damodar Das Modi. आखिरी बार किसी बड़े न्यूज चैनल ने बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, महंगाई, किसानों की आय या सरकारी स्कूलों की स्थिति पर लगातार कई दिनों तक गंभीर चर्चा कब की थी? जिन सवालों को पहले पत्रकारिता का मूल धर्म माना जाता था, वे धीरे धीरे कम होते गए या तो खत्म। आपातकाल के दौरान प्रेस पर लगे प्रतिबंधों का विरोध हो, बोफोर्स जैसे मामलों की पड़ताल हो या बाद के सालों में विभिन्न घोटालों का खुलासा, पत्रकारिता को अक्सर सत्ता के सामने असहज सवाल खड़े करने वाली संस्था के रूप में देखा जाता था। साल 2023 में महाराष्ट्र में 4151 और कर्नाटक में 2423 किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन एक भी आत्महत्या की खबर राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन पाई। आखिर ऐसा क्यों है? क्या आपने गौर किया है कि जिन मुद्दों का सीधा असर आपकी जेब, नौकरी, बच्चों की पढ़ाई या परिवार के भविष्य पर पड़ता है, वे टीवी न्यूज में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी राजनीतिक बयानबाजी, चुनावी आरोप प्रत्यारोप या स्टूडियो में होने वाली शोरगुल भरी बहसें पाती हैं। अगर पिछले कुछ सालों की खबरों को याद करें तो आपको कई बड़े राष्ट्रीय मुद्दे याद आएंगे, लेकिन शायद ये याद करना थोड़ा कठिन होगा कि आखिरी बार किसी बड़े न्यूज चैनल ने बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, महंगाई, किसानों की आय या सरकारी स्कूलों की स्थिति पर लगातार कई दिनों तक गंभीर चर्चा कब की थी। आप सोचते रह जाओगे, लेकिन याद नहीं आएगा। मीडिया में यह बड़ा बदलाव 10-12 साल पहले आया, जिसे बाद में लोग गोदी मीडिया कहकर बुलाने लगे। यह शब्द जो है, यानी गोदी मीडिया, केवल मीडिया की आलोचना करने वालों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला राजनीतिक नारा भर नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी सामाजिक बेचैनी छिपी हुई है। समाज का एक हिस्सा महसूस करने लगा कि मीडिया का वो स्वरूप जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, धीरे धीरे सत्ता से सवाल पूछने की अपनी पुरानी भूमिका से दूर होता जा रहा है। दूसरी ओर बहुत से लोग इस शब्द को पूरी तरह अनुचित भी मानते हैं और कहते हैं कि मीडिया केवल सरकार की उपलब्धियों को दिखा रहा है। इन दोनों विचारों के बीच खड़ा आम नागरिक अक्सर ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर भारतीय मीडिया के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके लिए एक नया नाम गढ़ने की जरूरत महसूस हुई। इस कहानी की शुरुआत उसी सवाल से होती है। भारतीय राजनीति में शब्दों की अपनी अलग ताकत होती है। कभी आम आदमी, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी अर्बन नक्सल, और इसी तरह एक शब्द सामने आया, गोदी मीडिया। जब इतना सब बता ही रहा हूं तो यह भी समझा देता हूं कि आखिर इस शब्द का मतलब क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा मीडिया जो सत्ता की गोद में बैठा हुआ दिखाई दे। इस शब्द का व्यापक इस्तेमाल पिछले दशक में बढ़ा, जब सोशल मीडिया के विस्तार के साथ लोगों को मुख्यधारा की खबरों की तुलना करने के लिए वैकल्पिक स्रोत मिलने लगे। इस शब्द के लोकप्रिय होने के पीछे केवल राजनीतिक विरोध नहीं था। इसकी जड़ में वो धारणा थी कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सरकार के प्रति पहले की तुलना में अधिक नरम हो गया है। आलोचकों का तर्क था कि जिन सवालों को पहले पत्रकारिता का मूल धर्म माना जाता था, वे धीरे धीरे कम होते गए या तो खत्म हो गए। दूसरी ओर मीडिया संस्थानों और उनके समर्थकों का कहना था कि सरकार के अच्छे कामों को दिखाना भी पत्रकारिता का हिस्सा है और हर सरकारी खबर को संदेह की दृष्टि से देखना ही निष्पक्षता नहीं कहलाती। असल बहस शब्द के इस्तेमाल से ज्यादा उसके कारणों को लेकर है। यदि कोई चैनल सरकार की योजनाओं को दिखाता है तो क्या वो गोदी मीडिया है? शायद नहीं है। लेकिन यदि वो चैनल सरकार की असफलताओं, विवादों या जन समस्याओं पर लगातार चुप है, तब सवाल उठने लगते हैं। इसलिए गोदी मीडिया एक परिभाषा से ज्यादा एक धारणा है। यह उस विश्वास संकट का प्रतीक है जिसमें दर्शक का एक हिस्सा यह महसूस करने लगता है कि मीडिया और सत्ता के बीच की दूरी पहले जैसी नहीं रह गई है। भारतीय पत्रकारिता का इतिहास केवल अखबारों और चैनलों का इतिहास नहीं है, बल्कि सत्ता से सवाल पूछने की परंपरा का इतिहास भी है। आज जब मीडिया की भूमिका पर बहस होती है, तब अक्सर लोगों को पत्रकारिता का वो दौर याद आता है जब खबरें केंद्र में होती थी और पत्रकार स्वयं खबर का हिस्सा नहीं बनते थे। उस समय किसी रिपोर्टर का चेहरा उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना उसकी रिपोर्ट का प्रभाव। आपातकाल के दौरान प्रेस पर लगे प्रतिबंधों का विरोध हो, बोफोर्स जैसे मामलों की पड़ताल हो या बाद के सालों में विभिन्न घोटालों का खुलासा, पत्रकारिता को अक्सर सत्ता के सामने असहज सवाल खड़े करने वाली संस्था के रूप में देखा जाता था। उस दौर में रिपोर्टर महीनों तक किसी कहानी पर काम करते थे। वे गांवों, कस्बों और दूर दराज के इलाकों में जाकर लोगों की समस्याओं को सामने ले आते थे।
क्या आप अब कभी किसानों की आत्महत्या जैसी खबर को मीडिया में जगह पाते देखते हैं? नहीं। तो क्या ये घटनाएं रुक गई हैं? नहीं। साल 2023 में महाराष्ट्र में 4151 और कर्नाटक में 2423 किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन एक भी आत्महत्या की खबर राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन पाई। आखिर ऐसा क्यों है? लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कभी किसी किसान की आत्महत्या, कभी स्कूल की बदहाली या किसी सरकारी योजना की असफलता भी राष्ट्रीय बहस का विषय बन सकती थी। लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि उस समय मीडिया पूरी तरह निष्पक्ष या त्रुटिहीन था। पत्रकारिता में पक्षपात और दबाव हमेशा किसी न किसी रूप में मौजूद रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर यह था कि पत्रकार का मूल्यांकन उसके सवालों और रिपोर्टिंग से होता था, न कि उसकी लोकप्रियता या टीवी पर दिखाई देने वाले व्यक्तित्व से। मीडिया में आए बदलावों को समझने के लिए केवल पत्रकारों को दोष देना पर्याप्त नहीं है, इसके पीछे आर्थिक ढांचे में आए बड़े बदलावों को समझना भी जरूरी है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, कोई भी न्यूज़ चैनल केवल आदर्शवाद से तो चलेगा नहीं। उसे स्टूडियो, तकनीक, कर्मचारियों और प्रसारण के लिए खूब सारे पैसे की आवश्यकता होती है, और यही वो बिंदु है जहां पत्रकारिता और व्यवसाय का रिश्ता गहरा जाता है। भारत में अधिकांश बड़े न्यूज़ चैनलों की आय का मुख्य स्रोत विज्ञापन है। विज्ञापन देने वाले अक्सर बड़े उद्योग समूह होते हैं। इन उद्योग समूहों के अपने व्यावसायिक हित होते हैं, जिनमें सरकार की नीतियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में मीडिया, कॉरपोरेट और राजनीति के बीच एक जटिल संबंध बनता है। यह संबंध हमेशा प्रत्यक्ष दबाव के रूप में दिखाई नहीं देता, लेकिन कई बार संपादकीय प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकता है, यानी कि खबर की रूपरेखा तय कर सकता है। इसी दौरान टीआरपी की कंपटीशन भी तेज हुई। चैनलों ने महसूस किया कि गंभीर और लंबी रिपोर्टिंग की तुलना में टकराव, बहस और नाटकीय प्रस्तुति दर्शकों को अधिक देर तक स्क्रीन पर रोकती है। अब इसी कारण से रिपोर्टिंग की जगह बहसों ने लेना शुरू कर दिया। गांव में जाकर एक सप्ताह रिपोर्ट तैयार करने से कहीं ज्यादा आसान था स्टूडियो में 10 मेहमान बुलाकर 1 घंटे का कार्यक्रम करना। धीरे धीरे खबरों का स्वरूप बदलने लगा। पत्रकारिता केवल सूचना देने का माध्यम नहीं रही, बल्कि मनोरंजन, राजनीति और टेलीविजन व्यवसाय का मिश्रण बन गई। इसी बदलाव ने आगे चलकर भारतीय न्यूज़ मीडिया के चरित्र को गहराई से प्रभावित किया। अगर भारतीय न्यूज़ मीडिया में पिछले 10-15 सालों का सबसे बड़ा बदलाव चुनना हो, तो शायद वो ये होगा कि खबरों से ज़्यादा चेहरे महत्वपूर्ण हो गए। एक समय था जब लोग रिपोर्ट को पहचानते थे, रिपोर्टर को नहीं। किसी गांव से आई एक मजबूत स्टोरी, किसी घोटाले का खुलासा या किसी सामाजिक समस्या पर की गई जमीनी पड़ताल ही पत्रकार की पहचान बनती थी। लेकिन धीरे धीरे टीवी न्यूज़ का पूरा ढांचा बदलने लगा। अब चैनलों की पहचान उनकी रिपोर्टिंग से कम और उनके एंकरों से ज़्यादा होने लगी। टीआरपी की दौड़ में चैनलों ने यह समझ लिया कि दर्शक एक स्थायी चेहरा याद रखते हैं। इसके बाद एंकर केवल समाचार पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि पूरे चैनल का ब्रांड बन गए। बड़े बड़े स्टूडियो, आकर्षक ग्राफिक्स, ऊंची आवाज में होने वाली बहसें और लगातार दिखाई देने वाली स्क्रीन प्रेजेंस ने एंकरों को सेलिब्रिटी का दर्जा दे दिया। इस बदलाव का असर केवल प्रस्तुति तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे खबरों का चयन भी इस आधार पर होने लगा कि स्टूडियो में किस विषय पर अधिक शोर पैदा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी खबरों को देख सकते हैं, जहां एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को सब्जेक्ट बनाकर उनका मीडिया ट्रायल किया गया और उनके नाम पर भ्रामक बातें करके दर्शक जुटाए गए। इस दौरान चैनलों को भर भर के टीआरपी मिली। अब इतनी बार टीआरपी कह दिया तो यह भी बता देता हूं कि यह होता क्या है। टीआरपी मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। यह ऐसा टूल या पैमाना है जिससे यह पता चलता है कि कौन सा टीवी चैनल या शो सबसे ज्यादा देखा या पसंद किया जा रहा है। इसके आधार पर ही चैनलों को ऐड मिलते हैं। अब इसकी वजह से नतीजा ये हुआ कि देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो केवल जमीन पर जाकर ही समझे जा सकते थे, वे कैमरों की पहुंच से बाहर होते चले गए, क्योंकि उनमें कोई मसाला नहीं था और वहां से टीआरपी नहीं मिल सकती थी। पत्रकारिता का फोकस समाज की वास्तविकताओं से हटकर स्टूडियो की बहसों पर केंद्रित होने लगा, और यही वो मोड़ था जहां से दर्शकों और मीडिया के बीच दूरी बढ़नी शुरू हो गई। किसी भी लोकतंत्र में मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है उन मुद्दों को सामने लाना जिनका सीधा संबंध आम नागरिक के जीवन से हो। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक बड़ी शिकायत लगातार सुनाई देती रही है कि टीवी न्यूज़ में जन सरोकारों की जगह राजनीतिक टकराव ने ले ली है। यह कहना गलत होगा कि बेरोजगारी, महंगाई या शिक्षा से जुड़े मुद्दे पूरी तरह से गायब हो गए हैं, लेकिन यह सवाल जरूर पूछा जाता है कि क्या उन्हें उतनी प्राथमिकता मिलती है जितनी मिलनी चाहिए।
भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। करोड़ों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरियों का इंतजार करते हैं और शिक्षा से जुड़े अनेक संकटों का सामना करते हैं। पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में देरी, रिक्त पदों की बड़ी संख्या और विश्वविद्यालयों की समस्याएं लाखों परिवारों को प्रभावित करती हैं। फिर भी अक्सर इन मुद्दों को लंबे समय तक राष्ट्रीय बहस का विषय बनते नहीं देखा जाता। इसी तरह महंगाई का असर हर घर की रसोई तक पहुंचता है। गैस सिलेंडर की कीमत, खाद्य पदार्थों की लागत, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बढ़ते खर्च सीधे नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग अपनी अपनी चुनौतियों से जूझते रहते हैं, लेकिन टीवी स्क्रीन पर कई बार ऐसी खबरें अधिक जगह ले लेती हैं जिनका आम नागरिकों के जीवन से कोई भी सीधा संबंध नहीं होता है। समाज का एक वर्ग महसूस करने लगा कि मीडिया की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। सवाल केवल ये नहीं था कि कौन सी खबर दिखाई जाती है, बल्कि ये भी था कि कौन सी खबर लगातार दिखाई जाती है और कौन सी खबर कुछ घंटों में गायब कर दी जाती है। पत्रकारिता की दिशा को लेकर असंतोष का एक बड़ा कारण यही माना जाता है। भारत जैसे देश में राष्ट्रवाद हमेशा एक शक्तिशाली भावना रहा है। सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाएं और देश की एकता जैसे विषय स्वाभाविक रूप से लोगों की भावनाओं से जुड़े होते हैं। लेकिन हाल के पिछले कुछ सालों में एक नई बहस सामने आई कि क्या पत्रकारिता और राष्ट्रवाद के बीच की रेखा धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। लोकतंत्र में सरकार और राष्ट्र एक ही चीज नहीं होते। सरकारें चुनावों के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन राष्ट्र और उसके नागरिक स्थायी होते हैं। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य भी किसी सरकार का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि जनता को तथ्य उपलब्ध कराना और सत्ता से जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है। लेकिन जब किसी सरकार से सवाल पूछने को राष्ट्र विरोध के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगे, तब पत्रकारिता की भूमिका जटिल हो जाती है। आलोचकों का तर्क है कि कई बार टीवी बहसों में ऐसे माहौल बने जिसमें सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले लोगों को संदेह की दृष्टि से देखा गया। दूसरी ओर समर्थकों का कहना है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा और देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ मजबूत रुख अपनाना मीडिया का कर्तव्य है। यही वो बिंदु है जहां बहस और भी तीखी हो जाती है। असल प्रश्न ये नहीं है कि राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण है या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या पत्रकारिता अपनी स्वतंत्र भूमिका बनाए रख पा रही है। यदि मीडिया का काम केवल सरकार की उपलब्धियों को बताना रह जाए तो वह सूचना तंत्र बन सकता है, लेकिन पत्रकारिता नहीं करती है। वहीं यदि मीडिया केवल आलोचना ही करता रहे तब भी उसका संतुलन बिगड़ सकता है। चुनौती इसी संतुलन को बनाए रखने की है। दुर्भाग्य से भारतीय टीवी मीडिया में यह संतुलन कई बार कमजोर पड़ता दिखाई देता है, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत की प्रेस स्वतंत्रता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई रिपोर्टें और रैंकिंग सामने आई हैं। इनमें भारत को अपेक्षाकृत नीचे स्थान दिए जाने पर लगातार बहस होती है। सरकार और उसके समर्थक इन रैंकिंग्स की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि बाहरी संस्थाएं भारत की वास्तविक परिस्थितियों को सही ढंग से नहीं समझती। दूसरी ओर मीडिया स्वतंत्रता के पक्षधर इन रिपोर्टों को चेतावनी के संकेत के रूप में देखते हैं। लेकिन इस पूरे विवाद से अलग एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मौजूद है। यदि सारी रैंकिंग्स को एक तरफ रख भी दिया जाए, तब भी क्या आम नागरिक आज मीडिया पर उतना ही भरोसा करता है जितना कभी करता था? यही असली मुद्दा है। विश्वास किसी रिपोर्ट से नहीं, अनुभव से बनता है। दर्शक रोज टीवी देखता है, खबरों को परखता है और अपनी राय बनाता है। जब लोग महसूस करते हैं कि कुछ मुद्दों को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है और कुछ मुद्दों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, तब विश्वास कमजोर होने लगता है। जब बहसें तथ्यों की जगह शोर पर आधारित दिखती हैं, तब भी दर्शकों के मन में संदेह पैदा होता है। मीडिया के प्रति अविश्वास केवल राजनीतिक विरोधियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के व्यापक हिस्से में दिखाई देने लगा। पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी उसका विश्वास होता है। एक बार ये पूंजी कमजोर पड़ जाए तो सबसे आधुनिक स्टूडियो, सबसे लोकप्रिय एंकर और सबसे बड़ी टीआरपी भी उस कमी को कभी पूरा नहीं कर सकते। शायद यही वो वजह है कि आज भारतीय मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि अपनी विश्वसनीयता को फिर से स्थापित करना है। मीडिया की भूमिका पर होने वाली बहस अक्सर सिद्धांतों और विचारों के स्तर पर चलती है, लेकिन कई बार कोई एक घटना पूरे विवाद को समझने का माध्यम बन जाती है। हाल के समय में शिक्षकों और अभ्यर्थियों से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान टीवी की एंकर अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस घटना पर लोगों की प्रतिक्रियाएं बटी हुई थी। कुछ लोगों का मानना था कि एक पत्रकार का काम कठिन सवाल पूछना होता है और उन्होंने वही किया। वहीं आलोचकों ने आरोप लगाया कि बातचीत का स्वर ऐसा था जिसमें सत्ता से जवाब मांगने की जगह आंदोलन कर रहे लोगों से ही अधिक जवाब मांगे जा रहे थे। वहाँ व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण वो बहस है जो इस घटना ने पैदा की।
आखिर जनता पत्रकार से उम्मीद क्या करती है? जब कोई छात्र, शिक्षक, किसान या बेरोजगार युवा अपनी समस्या लेकर मीडिया के सामने आता है, तो क्या पत्रकार का पहला दायित्व उसकी समस्या को समझना है या उससे बहस करना? दूसरी तरफ यह भी सही है कि पत्रकार केवल सहानुभूति दिखाने वाला कार्यकर्ता तो है नहीं, उसे सवाल भी पूछने होते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब दर्शकों को लगता है कि सवालों का संतुलन बिगड़ गया है। यदि सत्ता पक्ष से नरम सवाल और जनता से कठोर सवाल पूछे जाते दिखाई दें, तो मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठने ही है। स्वाभाविक है ये विवाद केवल एक एंकर तक सीमित नहीं रहा, उसने एक व्यापक धारणा को फिर से चर्चा में ला दिया कि कहीं भारतीय टीवी पत्रकारिता जनता और सत्ता के बीच अपनी पारंपरिक भूमिका तो नहीं खो रही। इस घटना ने एक बार फिर वही पुराना प्रश्न खड़ा किया, पत्रकार आखिर किसके प्रति जवाबदेह है, सरकार के प्रति या जनता के प्रति? हर व्यवस्था के भीतर जब एक खाली जगह बनती है तो समय के साथ कोई ना कोई उसे भरने की कोशिश जरूर करता है। भारतीय मीडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस समय टीवी न्यूज पर यह आरोप लगने लगे कि वो जमीन से कटती जा रही है, उसी समय इंटरनेट सस्ता हुआ, स्मार्टफोन आम लोगों की पहुंच तक आए, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ने लगे। ये केवल तकनीकी बदलाव नहीं था, बल्कि सूचना की दुनिया में एक बड़ी क्रांति भी थी। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पत्रकार को अपनी बात कहने के लिए बड़े चैनल, बड़े स्टूडियो या भारी निवेश की जरूरत नहीं थी। एक कैमरा, एक मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन के सहारे भी रिपोर्टिंग की जा सकती थी। धीरे धीरे ऐसे पत्रकार सामने आने लगे जो गांवों में जा रहे थे, छोटे कस्बों की कहानियां दिखा रहे थे, छात्रों से बात कर रहे थे और उन विषयों पर वीडियो बना रहे थे जो मुख्य धारा की मीडिया में कम दिखाई देते थे। यही वो समय था जब लोगों को लगा कि उनके पास खबरों का एक वैकल्पिक स्रोत मौजूद है। अब दर्शक केवल टीवी चैनलों पर निर्भर नहीं था। यदि उसे किसी घटना का दूसरा पक्ष जानना हो तो वह कुछ ही मिनटों में दर्जनों स्वतंत्र पत्रकारों और चैनलों की सामग्री देख सकता था। इस बदलाव ने सूचना के एकाधिकार को तोड़ा। जो काम पहले केवल बड़े मीडिया संस्थान कर सकते थे, अब वो छोटे और स्वतंत्र पत्रकार भी करने लगे। यूट्यूब पत्रकारिता की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यही था कि उसने लोगों को यह एहसास दिलाया कि देश की कहानी केवल स्टूडियो में नहीं, बल्कि सड़कों, गांवों, विश्वविद्यालयों और बाजारों में भी लिखी जा रही है। यूट्यूब और डिजिटल मीडिया को केवल तकनीकी प्लेटफॉर्म के रूप में देखना उसकी भूमिका को कम करके आंकना होगा। वास्तव में इसने भारतीय पत्रकारिता के भीतर एक लोकतांत्रिक बदलाव पैदा किया। पहले सूचना का प्रभाव मुख्य रूप से बड़े मीडिया घरानों के हाथ में था। अब कोई भी पत्रकार, शोधकर्ता या जागरूक नागरिक अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। स्वतंत्र पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता रही है। जिन इलाकों की खबरें राष्ट्रीय चैनलों तक नहीं पहुंचती थी, वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने लगी। छोटे शहरों, सीमावर्ती क्षेत्रों, आदिवासी इलाकों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्थानीय आंदोलनों की खबरें मिलने लगी लोगों को। इससे दर्शकों को देश की अधिक व्यापक तस्वीर दिखाई देने लगी। इसके अलावा डिजिटल मीडिया ने लंबी और विस्तृत बातचीत की संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। जहां टीवी पर बहस अक्सर कुछ मिनटों में समाप्त हो जाती थी, वहीं यूट्यूब पर एक विषय पर घंटों चर्चाएं होती रहती थी, पॉडकास्ट जिसे हम कहते हैं। इससे दर्शकों को जटिल मुद्दों को अधिक गहराई से समझने का अवसर मिला। कई स्वतंत्र पत्रकारों ने सत्ता, प्रशासन और कॉरपोरेट जगत से ऐसे सवाल पूछे जिन्हें मुख्यधारा के मीडिया में पर्याप्त जगह नहीं मिल रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि डिजिटल मीडिया ने दर्शकों को विकल्प दिया। लोकतंत्र में विकल्प हमेशा महत्वपूर्ण होता है। यदि नागरिक केवल एक ही स्रोत से सूचना प्राप्त करे तो उसके विचार सीमित हो सकते हैं, लेकिन जब अनेक स्रोत उपलब्ध हों तब वो विभिन्न दृष्टिकोण की तुलना कर सकता है। स्वतंत्र पत्रकारिता को अनेक लोग भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक और आवश्यक विकास मानते हैं। हालांकि डिजिटल मीडिया ने पत्रकारिता को नई ऊर्जा दी, लेकिन यह मान लेना भी गलत होगा कि उसने सभी समस्याओं का समाधान कर दिया। जिस तरीके से मुख्य धारा के मीडिया की अपनी कमजोरियां हैं, उसी तरह स्वतंत्र और डिजिटल पत्रकारिता की भी कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। किसी भी माध्यम को केवल इसलिए विश्वसनीय नहीं माना जा सकता क्योंकि वह स्वयं को स्वतंत्र कहता है। डिजिटल मीडिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ प्रवेश की बाधाएं बहुत कम हैं। यह लोकतांत्रिक विशेषता है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़े हैं। कोई भी व्यक्ति बिना किसी पर्याप्त तथ्य या पेशेवर प्रशिक्षण के भी समाचार जैसी सामग्री प्रस्तुत कर सकता है। कई बार गलत जानकारी, अधूरी रिपोर्ट या भ्रामक दावे लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं। दूसरी बड़ी समस्या है क्लिकबेट कल्चर। जिस तरह टीवी चैनल टीआरपी के दबाव में काम करते हैं, उसी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म व्यूज और एल्गोरिदम के दबाव में काम करते हैं। कई चैनल्स सनसनीखेज टाइटल्स और भावनात्मक सामग्री का सहारा लेते हैं ताकि अधिक दर्शक आकर्षित किए जा सकें। इससे सूचना की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसके अलावा
वैचारिक पक्षपात भी एक गंभीर मुद्दा है। कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म सत्ता समर्थक होते हैं, कुछ पूरी तरीके से सत्ता के विरोधी होते हैं। दोनों ही स्थितियों में तथ्यों की जगह विचारधारा हावी होने का खतरा रहता है। इसलिए केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि टीवी गलत है और यूट्यूब सही है। पत्रकारिता की गुणवत्ता का निर्धारण माध्यम नहीं है, बल्कि उसके काम करने के तरीके से होता है। डिजिटल मीडिया की उपलब्धियों के साथ साथ उसकी सीमाओं को भी समझना आवश्यक है। इस पूरी कहानी के अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बचता है कि आखिर असली पत्रकारिता है क्या? क्या पत्रकारिता का मतलब सरकार का समर्थन करना है, या क्या पत्रकारिता का मतलब हर समय सरकार का विरोध करना है, या फिर पत्रकारिता इन दोनों से अलग कोई तीसरा रास्ता है? लोकतंत्र में पत्रकारिता का मूल उद्देश्य जनता को विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराना होता है। पत्रकार किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं होता और न ही किसी आंदोलन का प्रचारक होता है। उसका पहला दायित्व तथ्यों के प्रति होता है। जब सरकार अच्छा काम करे तो उसे दिखाना भी पत्रकारिता है। जब सरकार से गलती हो तो उस पर सवाल उठाना भी पत्रकारिता है। इसी तरह विपक्ष, न्यायपालिका, कॉरपोरेट जगत और समाज के अन्य शक्तिशाली संस्थानों से सवाल पूछना भी पत्रकारिता का ही हिस्सा है। लेकिन पत्रकारिता केवल सवाल पूछने तक सीमित नहीं है। उसका काम उन लोगों की आवाज बनना भी है जिनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंच पाती। किसी किसान की समस्या, किसी बेरोजगार युवक की निराशा, किसी छात्र का संघर्ष या किसी छोटे व्यापारी की कठिनाइयां, ये सब लोकतंत्र की वास्तविक कहानियां हैं। यदि मीडिया इन कहानियों को लगातार सामने लाता है तभी वो अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करता है। शायद इसलिए पत्रकारिता की असली कसौटी ये नहीं है कि वो सरकार के पक्ष में है या विपक्ष में है। असली कसौटी ये है कि क्या वो जनता के पक्ष में है, क्या वो सत्ता से सवाल पूछने का साहस रखती है, क्या वो तथ्यों को विचारधारा के ऊपर रखती है, और क्या वो उन मुद्दों को सामने लाती है जो आम लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो शायद वही पत्रकारिता अपने सबसे शुद्ध रूप में मौजूद है।